मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी लोग इसी तरह डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए और अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। प्रिय साथियों, प्यारे दोस्तों और प्यारे भाइयों और बहनों, आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए और स्वस्थ रहकर अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाते रहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाते रहिए। अपने स्टडी में किसी भी प्रकार की कोई बाधा मत आने दीजिए। प्रिय साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, आज का क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कि संप्राप्त परीक्षण या उपलब्ध परीक्षण का निर्माण कैसे करते हैं। Today in this class we will study about the construction of achievement test or preparation of achievement test or construction and standardization of achievement test। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा के पहले, इस क्लास के पहले आप सभी लोगों ने दो कक्षाओं में देख लिया है। इसके पहले जो वीडियोस थे आपके पास, उसमें आपने देखा था कि कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट अर्थात संप्राप्त परीक्षण या उपलब्ध परीक्षण के निर्माण एवं उसके प्रमापीकरण में जो प्रथम दो चरण होते हैं, द फर्स्ट टू स्टेप, दैट इज द प्लानिंग ऑफ द टेस्ट एंड प्रिपेयरिंग ऑफ द आइटम्स के बारे में आप लोग अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आज की कक्षा में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट के जो अगले चरण हैं, दैट इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में स्टडी करेंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो पे आप कमेंट भी करिए। कमेंट के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है उसको दीजिए। यदि आपका कोई समस्या है, प्रश्न है, तो आप कमेंट के द्वारा हम तक आप अपने समस्या को, प्रश्नों को पहुंचा सकते हैं। आपका जो भी सुझाव होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। आपके प्रश्नों का, आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप लाइक करिए, वीडियो के ऊपर आप कमेंट भी करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने मित्रों से, अपने प्रिय साथियों से, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। और साथ ही जिन भाइयों और बहनों ने, जिन दोस्तों ने, जिन मित्रों ने और साथ ही साथ जिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से मिल सकें, आपको उसकी सूचना मिल सके और आप सभी वीडियोज देख सकें, आपको आपका अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट या प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, संप्राप्त परीक्षण का निर्माण एवं उसका प्रमापीकरण। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी ने देखा था कि संप्राप्त परीक्षण के निर्माण एवं उसके जो प्रमापीकरण की प्रक्रिया है, उसके जो प्रमुख प्रथम सोपान है, दैट इज प्लानिंग ऑफ द टेस्ट या परीक्षण की योजना बनाना, और प्रिपेयरिंग ऑफ द आइटम्स, दैट इज प्रश्नों की रचना करना। इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, अब जो है आज हम लोग इसके आगे की जो चरण होते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग द आइटम या प्रश्नों का चयन करना, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि परीक्षण का अंतिम कैसे प्रारूप तैयार करते हैं, परीक्षण का मूल्यांकन व मानकीकरण कैसे करते हैं और परीक्षण निर्देशिका कैसे तैयार करते हैं। प्रिय साथियों, इसके पहले की कक्षा में हमने आपको 4 स्टेप बताए थे, वही स्टेप है यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेट उसको कर दिया गया है, और उन स्टेपों को जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेप था उसको थोड़ा सा बढ़ा के 6 चरणों में उसको बांट दिया गया है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग आज की कक्षा में जो हमारा ये थर्ड स्टेप है, प्रश्नों का चयन करना, फोर्थ परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार करना, फिफ्थ परीक्षण का मूल्यांकन व मानकीकरण तथा सिक्स्थ परीक्षण निर्देशिका तैयार करना, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप इज द सेलेक्टिंग द आइटम या प्रश्नों का चयन करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने देखा था कि जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम लोग परीक्षण की योजना बनाते हैं, उसमें हम लोग परीक्षण से संबंधित ढेर सारे निर्णय लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं और उनके अनुपालन करते हुए हम लोग सेकेंड स्टेप में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की रचना करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हमने आपको प्रश्नों की रचना करने के बारे में बताया था तो उसमें उस कक्षा में हमने ये भी आपको बताया था कि हमको परीक्षण में जितने भी प्रश्न सम्मिलित करने होते हैं लगभग उससे दोगुने प्रश्नों का चयन उससे दोगुने प्रश्नों का निर्माण हम करते हैं। अर्थात यदि मान लीजिए कि हमको अपने परीक्षण में 200 प्रश्न रखने हैं तो हम लगभग 400 प्रश्न का निर्माण करते हैं। यदि हमको अपने परीक्षण में 50 प्रश्न रखने हैं तो हम लगभग 100 प्रश्नों का निर्माण करते हैं और उन 100 प्रश्नों में से हम जो है उसकी जो टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके आधार पे हम उन प्रश्नों में से जितने हमको रिक्वायर्ड प्रश्न होते हैं, जिनके हमें प्रश्न चाहिए, उनका हम सिलेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, वो जो सिलेक्शन का स्टेप है दैट इज़ द थर्ड स्टेप, सिलेक्टिंग द आइटम्स, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, प्रश्नों का चयन करना। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षण निर्माण का जो दूसरा सोपान है उसमें बनाए गए सभी प्रश्न उपयुक्त हों यह आवश्यक नहीं है। अर्थात जो मैंने आपको बताया कि जो जस्ट डबल क्वेश्चंस बनाते हैं, जस्ट डबल क्वेश्चंस इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जितने भी प्रश्नों का हम निर्माण करें वे सभी प्रश्न जो है हमारे लिए, वे सभी प्रश्न जो है उपयुक्त हों, एप्रोप्रिएट हों। वे जितनी भी तकनीकी विशेषताएँ होती हैं, जितने भी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मनोमित की जो है मानदंड होते हैं, तकनीकी मानदंड होते हैं, सभी प्रश्न उन पर जो है खरे उतरे, इसीलिए हम अधिक प्रश्नों का निर्माण करते हैं। और उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों का जो अच्छे प्रश्न होते हैं चयन करते हैं। अर्थात जो द्वितीय सोपान में बनाए गए अच्छे प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का चयन हम करते हैं, जिससे कि हम अपना जो हमारा अंतिम रूप से जो है जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट बन सके परीक्षण का, उसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छे प्रश्नों का जो गुड क्वेश्चंस होते हैं उनका हम चयन करते हैं। तो जो द्वितीय सोपान में बनाए गए अच्छे प्रश्नों का चयन किया जाता है और परीक्षण के अंतिम रूप में केवल चयनित प्रश्नों को ही रखा जाता है और यह कार्य जो है इसी थर्ड स्टेप में या प्रश्नों को चयन करना है, सिलेक्टिंग द आइटम्स स्टेप में, तीसरे चरण में ही होता है। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे सोपान के अंतर्गत प्रश्नों की विस्तृत जांच की जाती है, उनमें आवश्यक सुधार किया जाता है तथा केवल उपयुक्त प्रश्नों का चयन किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, सभी प्रश्नों की विस्तृत रूप से जांच करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम क्या करते हैं, उनमें उपयुक्त करेक्शन भी करते हैं, सुधार भी करते हैं। और सुधार करने के उपरांत जो है जितने भी हमारे पास प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी प्रश्नों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस होते हैं, जो सबसे अधिक उपयुक्त प्रश्न होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम अपने परीक्षण के लिए उन्हीं प्रश्नों का चयन या उन्हीं का सिलेक्शन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि इस प्रश्न में क्या किया जाता है, इस प्रश्न में सभी प्रश्नों की जांच की जाती है, उनकी जो है जो तकनीकी विशेषताएं या मनोमितिक गुण होते हैं, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनकी जांच की जाती है। इसीलिए इस स्टेप को हम लोग जांच स्तर या ट्राई आउट स्टेज कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो थर्ड स्टेप है, सिलेक्टिंग द आइटम्स, दैट इज आल्सो नोन एज ट्राई आउट स्टेज। The try-out stage can be divided into two steps. The first step is the pre-try-out stage and the second step is the real or actual try-out stage. प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, जो परीक्षण का जो जांच स्तर है, इस परीक्षण के जांच स्तर को हम लोग दो स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। द फर्स्ट वन ए प्रारंभिक जांच स्तर या प्री ट्राई आउट स्टेज एंड बी वास्तविक जांच स्तर या एक्चुअल ट्राई आउट स्टेज। प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं कि
प्रारंभिक जांच स्तर या प्री ट्राई आउट स्टेज में क्या होता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रारंभिक जांच स्तर या प्री ट्राई आउट स्टेज होता है, इसमें जो प्रश्न होते हैं, जो प्रश्नों की भाषा होती है, जो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस, लैंग्वेज ऑफ द आइटम्स, लैंग्वेज ऑफ द टूल्स होता है, उसकी हम लोग जांच करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम क्या करते हैं कि प्रारंभिक जांच स्तर में जो परीक्षण की भाषा से संबंधी जो भी त्रुटियां होती हैं, उन परीक्षण की भाषा से संबंधित सभी त्रुटियों एवं भ्रांतियों को इस चरण में दूर किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट होता है या लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस होता है, परीक्षण की भाषा में जो एरर्स होते हैं, जो त्रुटियां होती हैं और जो उसमें भ्रांतियां होती हैं, इनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? इनको दूर करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों, जिन छात्रों के लिए इस परीक्षण का निर्माण किया जा रहा है, ऐसे छात्रों के कुछ समूह को लेते हैं, कुछ सैंपल्स को लेते हैं और उन छात्रों के ऊपर इस परीक्षण को हम क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं, प्रशासित करते हैं। अर्थात इस चरण में हम क्या करेंगे कि परीक्षण के कुछ प्रतियां तैयार कर लेते हैं, परीक्षण कुछ कॉपी तैयार कर लेते हैं और उन परीक्षण की जो प्रतियां होती हैं या कापियां होती हैं, उसके आधार पर हम व्यक्तिगत रूप से कुछ छात्रों के ऊपर उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसका प्रशासन करते हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, इस स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो टूल्स होगा हमारा, जो परीक्षण होगा, जो टेस्ट होगा, उसकी हम कुछ प्रतियां बना लेंगे, कुछ कॉपीज बना लेते हैं और उसको जो है हम, जो हमारा एक प्रतिनिधि समूह होता है, ऐसे छात्रों के ऊपर हम प्रशासित करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, और जब हम छात्रों के ऊपर उस परीक्षण को प्रशासित करते हैं तो छात्र जो है, जो छात्रों के सामने कठिनाई आती है या भाषा से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, जो अस्पष्टताएं उनको महसूस होती हैं, तो उनसे हम ये पता करते हैं कि प्रश्न में या परीक्षण में क्या क्या कठिनाइयां हैं, प्रश्नों की भाषा में क्या कठिनाइयाँ, उसमें क्या अस्पष्टताएं हैं, कहाँ पे जो एरर्स है, कहाँ पे जो है संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो उन सभी कठिनाइयों, उन सभी अस्पष्टताओं को हम उन छात्रों से जानते हैं, उन छात्रों के माध्यम से पता लगाते हैं, उनसे पूछते हैं और जो भी वे बताते हैं, छात्र जहाँ जहाँ कठिनाई बताते हैं, जहाँ जहाँ वे कठिनाई का अनुभव करते हैं, तो ऐसे कुछ प्रश्नों को, अगर ज़्यादा कठिनाई है, ज़्यादा समस्या है प्रश्नों में, तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं। और ये थोड़ा बहुत समस्या है तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं? संशोधन करते हैं या उसमें हम करेक्शन कर लेते हैं। और जो बाकी के प्रश्न हमारे बचे होते हैं, जिसमें कोई समस्या नहीं होती है छात्रों को, ऐसे प्रश्नों को हम अपने परीक्षण में यथावत रख लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस चरण में हमें क्या करना है कि छात्रों के ऊपर परीक्षण को प्रशासित करना है और छात्रों के सुझाव के आधार पर उनके सामने जो कठिनाइयां या अस्पष्टताएं या समस्याएं भाषा को लेकर आ रही हैं, उनके उस माध्यम से, उन सूचनाओं के आधार पर, उन आंकड़ों के आधार पर हम क्या करते हैं, जो हमारे परीक्षण के प्रश्न होते हैं, यदि उसमें थोड़ा बहुत समस्या है तो ऐसे प्रश्नों की जो समस्याएं होती हैं, जो लैंग्वेज में एरर्स होते हैं, जो भाषागत त्रुटियां होती हैं, उनको हम दूर करते हैं, उनमें हम सुधार करते हैं, करेक्शन करते हैं। जिनमें ज़्यादा गड़बड़ी है, जिसमें ज़्यादा समस्या है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। और बाकी के ऐसे प्रश्न जिनमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, छात्रों के समक्ष जो है कोई भी भाषागत समस्या नहीं आई, उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो ऐसे प्रश्नों को हम परीक्षण में यथावत रख लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके उपरांत जो हमारा टेस्ट होता है, जो परीक्षण होता है, जो टूल होता है, उसको हम एक्सपर्ट्स के पास भी ले जाते हैं, हम विशेषज्ञों के पास भी ले जाते हैं, जो उस विषय के, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। उन एक्सपर्ट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है वो हमारे परीक्षण का अवलोकन करें, हमारे टेस्ट का अवलोकन करें और उन जो भी एक्सपर्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, उनके विचारों और सुझावों को हम अपने परीक्षण पर आमंत्रित करते हैं। अर्थात उनसे जो है हम कुछ विचार और सुझाव अपने परीक्षण के ऊपर मांगते हैं। हम कहते हैं कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, हमारे परीक्षण का आप ऑब्जर्वेशन करिए, अवलोकन करिए और जो है वैल्यूएबल सजेशंस दीजिए। तो उनके जो महत्वपूर्ण विचार होते हैं, महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं, उसको आमंत्रित किया जाता है और उसके आधार पर फिर हम अपने परीक्षण में क्या करते हैं, सुधार करते हैं, अर्थात परीक्षण में सुधार किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस चरण में हम एक तो छात्रों को जो है, छात्रों के ऊपर
प्रश्नों को प्रशासित किया जाता है, परीक्षण को प्रशासित किया जाता है और उनसे जो डेटा मिलते हैं, जो आंकड़े या जो सजेशंस मिलते हैं, उसके आधार पे हम अपने परीक्षण में सुधार करते हैं। और साथ ही साथ दूसरे स्टेप में हम जो है एक्सपर्ट्स को अपने टूल्स, अपने परीक्षण, अपने टेस्ट को दिखाते हैं, उनको देते हैं, वे ऑब्जर्व करते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो एक्सपर्ट्स होते हैं वे जो सजेशंस देते हैं, उनके जो विचार होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम अपने परीक्षण में सुधार करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, ये तो हो गया प्री ट्राई आउट स्टेज। अब आता है मेन पॉइंट, दैट इज द एक्चुअल ट्राई आउट स्टेज या वास्तविक जांच स्तर। तो प्रिय विद्यार्थियों, वास्तविक जांच स्तर जो होता है, एक्चुअल ट्राई आउट स्टेज, वास्तविक जांच स्तर के अंतर्गत परीक्षण के विभिन्न पदों की तकनीकी विशेषताओं को ज्ञात किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस स्टेप में जो हमारा टेस्ट है या परीक्षण है, उसकी जो भी टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स या साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हम जांच करते हैं, उनके बारे में हम पता लगाते हैं कि जो टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन मापदंडों पे हमारा परीक्षण कितना खरा उतर रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नों की तकनीकी विशेषताओं के आधार पर प्रश्नों को चयनित किया जाता है, संशोधित किया जाता है अथवा अस्वीकार किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के जो तकनीकी विशेषताएं होती हैं, उस तकनीकी विशेषताएं के आधार पर यदि हमारे प्रश्नों में थोड़ा बहुत सुधार की आवश्यकता होती है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, करेक्शन करते हैं या संशोधन करते हैं। यदि उसमें ज़्यादा गड़बड़ी है, तकनीकी विशेषताओं के मानदंड पे एकदम खरे नहीं उतर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हम रिजेक्ट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और बाकी के प्रश्नों को जो तकनीकी विशेषताओं पे, तकनीकी मानदंडों पे, मनोमिति या साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर खरे उतरते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, चयनित कर लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस चरण में क्या करना है, प्रश्नों को सिलेक्ट करना है, जो थोड़े बहुत जिसमें सुधार की जरूरत है उसको हमको क्या करना है, उसमें हमें करेक्शन करना है, और जिसमें ज़्यादा सुधार की जरूरत है ऐसे प्रश्नों को हमें रिजेक्ट कर देना है, छोड़ देना है, अस्वीकार कर देना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब रही बात कि प्रश्नों की तकनीकी विशेषताओं की जांच हम कैसे करेंगे। तो प्रश्नों की तकनीकी विशेषताओं की जांच करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों एक चरण होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पद विश्लेषण या आइटम एनालिसिस। तो आइटम एनालिसिस या पद विश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो है हम विभिन्न प्रश्नों की, विभिन्न पदों की तकनीकी विशेषताओं को ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, अब हम लोग देखेंगे कि आइटम एनालिसिस या पद विश्लेषण क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पद विश्लेषण है, पद विश्लेषण कुछ भी नहीं है बल्कि क्या है कि जो प्रश्नों की मनोमिति या तकनीकी विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं का आंकिक या सांख्यिकी विश्लेषण करने की प्रक्रिया को हम लोग आइटम एनालिसिस कहते हैं। अगर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो वी कैन डिफाइन द आइटम एनालिसिस एज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द साइकोलॉजिकल और टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम्स ऑफ द टेस्ट। अर्थात जो हमारे प्रश्न होते हैं, जो आइटम्स होते हैं परीक्षण में, उन प्रश्नों का, उन पदों का, उन आइटम्स का, उन क्वेश्चंस की तकनीकी विशेषताओं या मनोमिति विशेषताओं को ज्ञात करना, उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या सांख्यिकी विश्लेषण करने की प्रक्रिया को हम लोग आइटम एनालिसिस या पद विश्लेषण कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो पद विश्लेषण होता है, पद विश्लेषण के आधार पर हम लोग या तो प्रश्नों को सिलेक्ट करते हैं या प्रश्नों को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अर्थात पद विश्लेषण के आधार पर प्रश्नों का चयन अथवा प्रश्नों को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो पद विश्लेषण की क्रिया होती है, पद विश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत दो तकनीकी विशेषताएं मुख्य रूप से आती हैं। जो दो तकनीकी विशेषताएं हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसमें से जो सबसे पहला है दैट इज द कठिनाई स्तर या डिफिकल्टी वैल्यू, जिसको हम लोग DV से भी डिनोट करते हैं, DV या डिफिकल्टी वैल्यू, कठिनाई स्तर। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी प्रश्न की कठिनाई स्तर से तात्पर्य होता है कि कोई भी प्रश्न छात्रों के लिए कितना कठिन है। जो कठिनाई स्तर का मान होता है वह यह बताता है कि कोई प्रश्न छात्रों के लिए कितना अधिक कठिन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो हो गया पहला तकनीकी विशेषता। और दूसरी तकनीकी विशेषता होती है डिस्क्रिमिनेशन पावर या आइटम वैलिडिटी, जिसे हम लोग विभेदन क्षमता या पद वैधता कहते हैं। तो विभेदन क्षमता या पद वैधता या डिस्क्रिमिनेशन पावर और आइटम वैलिडिटी जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, वह यह बताता है कि कोई भी जो प्रश्न है वह किस सीमा तक जो है
छात्रों किस सीमा तक अच्छे छात्र और कमजोर छात्र के बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहा है। अर्थात पद व्यवस्था बताती है कि कोई प्रश्न परीक्षण पर प्राप्त कुल प्राप्तांक के अनुरूप किस सीमा तक मापन कर रहा है, अथवा किस सीमा तक वह अच्छे छात्र और कमजोर छात्र, या स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर अर्थात तीव्र छात्र और धीमे छात्र में अंतर कर पा रहा है, विभेद कर पा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है, डिफ़िकल्टी लेवल बताता है कठिनाई स्तर कि प्रश्न कितना अधिक कठिन है या सरल है। और जो डिस्क्रिमिनेशन पावर होता है या पद व्यवस्था आइटमेबिलिटी होती है, यह बताती है कि कोई भी प्रश्न जो है किस सीमा तक मापन कर रहा है, अर्थात जो है वह अच्छे छात्र और कमज़ोर छात्र, स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर के बीच जो है कितना जो है विभेद कर पाने में सक्षम है, उनके बीच में अंतर कितना अधिक कर पा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, जो पद विश्लेषण होते हैं, पद विश्लेषण के जो चरण है, सोपान, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो पद विश्लेषण के सोपान होते हैं, देयर आर द 7 स्टेप्स इन आइटम एनालिसिस। पद विश्लेषण में 7 सोपान होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो वे 7 सोपान क्या होते हैं? तो फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप के अंतर्गत वी एडमिनिस्टर द टेस्ट ऑन ए लार्ज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले चरण में हम क्या करते हैं कि जो हमारा परीक्षण बन के तैयार हुआ है, उस परीक्षण को एक छात्रों के एक बड़े प्रतिदर्श या प्रतिनिधि न्यायादर्श पर प्रशासित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जो प्रतिदर्श या न्यायादर्श है, उससे यह अभिप्राय है कि जिस जनसंख्या के लिए, अर्थात जिन बच्चों के लिए परीक्षण का निर्माण किया जा रहा है, ऐसे बच्चों के ही एक छोटे से समूह को हम चयन करते हैं। उस छोटे से समूह को हम सैंपल कहते हैं, प्रतिदर्श कहते हैं। और वह जो छोटा समूह होना चाहिए, उस समूह में उस पूरी जनसंख्या के गुण समाहित होने चाहिए। तो ऐसे जो छोटे समूह को हम लोग प्रतिनिधि प्रतिदर्श या प्रतिनिधि न्यायादर्श या रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहते हैं। और ऐसे सैंपल के ऊपर हम क्या करते हैं? अपने परीक्षण का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, प्रशासन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम परीक्षण को प्रशासित कर देते हैं, तो उसके उपरांत जो है प्रत्येक परीक्षार्थी के प्राप्तांकों की गणना करके कुल प्राप्तांकों को उस परीक्षार्थी की परीक्षण पुस्तिका या उत्तर पत्रक पर लिख दिया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम क्या करेंगे? इस स्टेप में जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप के अंतर्गत हम प्रत्येक परीक्षार्थी की जो कॉपी होती है, उसकी कॉपी के ऊपर उसने कितना अंक प्राप्त किया, उसकी हम गणना, उसका हम अंकन कर देते हैं। जैसे एक छात्र ने 90 प्राप्त किया तो उस पर 90, किसी ने 85, किसी ने 80, किसी ने 70, जो भी अंक उसने प्राप्त किया है उसको जो है हम उसके बारे में वहाँ पर हम लिख देते हैं उसकी कॉपी के ऊपर। अर्थात प्रत्येक छात्रों की कॉपियों की जांच की जाती है, प्रत्येक छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जाती है। और उत्तर पुस्तिकाओं की, परीक्षण पुस्तिकाओं की जांच करने के उपरांत छात्रों ने जो अंक प्राप्त किए हैं, उन अंकों को उन छात्रों की परीक्षण पुस्तिकाओं या उत्तर पुस्तिकाओं के ऊपर लिख दिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थी, ये तरह सेकेंड स्टेप। और इसके उपरांत जो थर्ड स्टेप है प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, उस थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? जो हमारी परीक्षण की पुस्तिकाएं होती हैं, उन पुस्तिकाओं को छात्रों के द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए हैं, कुल प्राप्तांकों के आधार पर अधिक से कम के क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम क्या करेंगे कि छात्रों की जो कॉपियां हैं, उस कॉपियों को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर अर्थात घटते हुए क्रम में हम उसको रख देते हैं, उसको अरेंज कर देते हैं। उसमें क्या करेंगे कि ऐसे छात्र जिनका अधिक अंक आया है, जिसका स्कोर अधिक है, उसकी कॉपी हम ऊपर रखेंगे। फिर उससे जो कम अंक पाया उसकी कॉपी उससे नीचे, फिर उससे जो कम पाया उसकी कॉपी उससे नीचे, और सबसे नीचे क्या होगा? जो सबसे कम अंक पाया है उसकी कॉपी सबसे नीचे होगी। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में छात्रों की कॉपियों को अरेंज कर दिया जाता है। और इसमें क्या होगा कि ऐसे छात्र जिनका अंक सबसे अधिक होता है उसकी कॉपी सबसे ऊपर, उससे नीचे उससे कम अंक पाने वाले की, उससे नीचे उससे भी कम अंक पाने वाले की कॉपी होगी। और इस तरह यदि हम देखें तो जो छात्र सबसे अधिक अंक पाया होगा, जिसका प्राप्तांक सर्वोच्च होगा, उसकी कॉपी सबसे ऊपर होगी, टॉप पर होगी। और वह छात्र जो सबसे कम अंक प्राप्त किया होगा, उसकी कॉपी सबसे नीचे या बॉटम में होगी।
तो प्रिय विद्यार्थियों, अब ये हो गया कॉपियों का अरेंजमेंट। तो इस चरण में हम लोग क्या करते हैं, जो थर्ड स्टेप है, इस चरण में हम परीक्षण पुस्तिकाओं को उनके कुल प्राप्तांकों के आधार पर अधिक से कम या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर लेते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जिन कॉपियों को हमने जो है क्या किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया है, ऊपर से नीचे जो है घटते हुए क्रम में हम कॉपियों को लगा दिए हैं, ऐसी कॉपियों के लिए अब हमको दो समूह की रचना करनी पड़ती है। दो समूह क्या होता है, एक तो होता है उच्च समूह या हाई ग्रुप, और दूसरा होता है प्रिय विद्यार्थियों निम्न समूह या लो ग्रुप। अब जो लो ग्रुप या हाई ग्रुप की हम रचना कर रहे हैं, ये लो ग्रुप या हाई ग्रुप होता है कि जो कॉपियों का अरेंजमेंट है, उस कॉपियों के अरेंजमेंट के आधार पर जो ऊपर से 27% छात्र होते हैं उन छात्रों को हम हाई ग्रुप में, और जो नीचे से 27% छात्र होते हैं उन छात्रों को हम लो ग्रुप में रखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग मान लें कि हमारे पास टोटल जो छात्र हैं वो 200 छात्र हैं, और 200 छात्रों के ऊपर हमने परीक्षण को प्रशासित किया है, तो 200 का 27% हो गया, 54 कॉपी जो है हाई ग्रुप में आएगी और 54 कॉपी लो ग्रुप में आएगी। इसी तरह यदि हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुल 1000 छात्र हैं, और यदि 1000 छात्र होंगे तो उसका 27% क्या हुआ, 270 कॉपी हाई ग्रुप में और 270 कॉपी लो ग्रुप में आएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, इस तरह से हम क्या करते हैं, परीक्षण की पुस्तिकाओं को उसके दो समूहों में, दैट इज हाई ग्रुप एंड लो ग्रुप, या उच्च समूह या निम्न समूह बनाते हैं। ऊपर के जो 27% के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं उसको हम लोग उच्च समूह में, तथा नीचे की जो 27% छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं उसको हम लोग निम्न समूह में रखते हैं। और प्रत्येक समूह के छात्रों की संख्या समान होगी, इसे हम लोग n से व्यक्त करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो छात्रों की संख्या प्रत्येक समूह में होगी उसी को हम लोग n व्यक्त करते हैं। जिससे हमने उदाहरण में बताया कि ये 200 छात्र हैं तो हमारा n क्या हो जाएगा, 54। यदि 1000 छात्र हैं तो हमारा n क्या हो जाएगा, 270। अर्थात जो 27% छात्र जो ऊपर और 27% छात्र जो नीचे रखे जा रहे हैं उनकी जो संख्या होती है दोनों समूहों में, उच्च समूह और निम्न समूहों में बराबर होती है, और इसी संख्या को हम क्या कहेंगे, n कहते हैं। इसी संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हो गया फोर्थ स्टेप। आगे बढ़ते हैं। द फिफ्थ वन स्टेप इज, पांचवा चरण है, प्रत्येक प्रश्न के लिए उच्च समूह के छात्रों द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या RH तथा इसी प्रकार निम्न समूह के छात्रों द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या RL ज्ञात कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब जैसे हमने आपको एक उदाहरण बताया कि हमने माना कि 200 छात्र हैं। अब 200 छात्रों में प्रिय विद्यार्थियों हमने जो दो समूह बनाया, जो उच्च समूह था उसमें जो है 54 छात्र आए और निम्न समूह में भी 54 छात्र आए। अब बात आ रही है कि मान लिया कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 की बात कर रहे हैं, तो प्रश्न संख्या 1 का जवाब इन 54 छात्रों में से कितने छात्रों ने दिया। यदि मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 का जवाब 54 छात्रों में से 50 छात्रों ने सही दिया, और इसी तरह जो लो ग्रुप है, लो ग्रुप में जो है 54 छात्रों में से मात्र 20 छात्रों ने सही इसका उत्तर दिया, तो हमारा जो RH हो जाएगा वो हो जाएगा 50 और जो RL हो जाएगा वो हो जाएगा 20। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो उच्च समूह है और निम्न समूह है उसके लिए हम सही उत्तरों की संख्या प्रत्येक प्रश्न के लिए दैट इज RH और RL की गणना करते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखिए आप, यदि मान लिया जाए कि हमारे पास जो है कुल 1000 छात्र हैं, तो 1000 छात्र में प्रिय विद्यार्थियों जो हमारे पास RH में जो प्यारे विद्यार्थियों जो हमारे पास जो उच्च समूह होगा, उच्च समूह में जो छात्रों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 270 होगी। इसी तरह जो निम्न समूह होगा, निम्न समूह में छात्रों की संख्या क्या होगी, 270 होगी। इसको इस तरह से देखा जाए, यदि हमारे पास जो है टोटल 1000 छात्र हैं तो जो उच्च समूह होगा वहाँ पे 270 छात्र होंगे और जो निम्न समूह होगा वहाँ भी 270 छात्र होंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 27% छात्रों का चयन जो है उच्च समूह और निम्न समूह में करना है। अब इन 270 छात्रों में से यदि हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो जो उच्च समूह के छात्र जो है जो उत्तर देंगे वो होगा RH और निम्न समूह के जो छात्र उत्तर देंगे वो होगा RL। मान लिया कि क्वेश्चन नंबर 5 में 270 में से
250 बच्चों ने सही उत्तर दिया क्वेश्चन नंबर 5 का, तो इसका RH हो गया 250। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे 270 में से मात्र 50 बच्चों ने सही उत्तर दिया, तो इसका RL हो गया 50। इसी तरह प्यारे विद्यार्थी, यदि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करें तो 270 छात्रों में से 265 छात्रों ने इसका सही उत्तर दिया, तो RH हो गया 265। और 270 छात्रों में से मात्र जो है 80 छात्रों ने सही उत्तर दिया, तो इसका RL हो गया 80। इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में 270 बच्चों में से हो सकता है कि 255 बच्चे इसका सही उत्तर दें, तो इसका RH हो गया 255। और जो निम्न समूह है, निम्न समूह के जो 270 बच्चे हैं, हो सकते हैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है 75 बच्चे इसका सही उत्तर दें, तो ये हमारा RL हो जाएगा 75। तो इस तरह हम लोग प्यारे विद्यार्थियों RH और RL की गणना कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप RH और RL अर्थात प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर दिए जाने वाले छात्रों की संख्या और प्रत्येक प्रश्न के लिए उच्च समूह में सही उत्तर दिए जाने वाले छात्रों की संख्या दैट इज RH, और इसी तरह निम्न समूह में छात्रों की द्वारा सही उत्तर दिए जाने वाले सही उत्तर की संख्या जो है दैट इज RL की गणना हम लोग कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोग जो है अब RH और RL निकालना सीख गए। RH क्या है? RH है कि जो हाई ग्रुप है, जो उच्च समूह है, उसमें किसी प्रश्न पर कितने छात्रों ने सही जवाब दिया है, अर्थात कितने जो है उत्तर सही हैं, कितने सही उत्तरों की संख्या है। इस तरह जो RL है वह यह बताता है कि जो निम्न समूह है, निम्न समूह में किसी भी प्रश्न के लिए सही उत्तर की संख्या क्या है या कितने छात्रों ने सही उत्तर दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तरह 5th स्टेप। नाउ द नेक्स्ट वन इज 6th स्टेप। 6th स्टेप इज इवेल्युएशन ऑफ द डिफिकल्टी वैल्यू। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो छठा स्टेप है, छठे स्टेप में हम लोग जो है कठिनाई स्तर या डिफिकल्टी वैल्यू की गणना करते हैं। और डिफिकल्टी वैल्यू की गणना करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग होता है जो आपके स्क्रीन पर है। डिफिकल्टी वैल्यू इज इक्वल टू 100 माइनस RH प्लस RL बाई 2n इंटू 100, अर्थात 100 माइनस RH प्लस RL बाई 2n इंटू 100। ये है डिफिकल्टी वैल्यू या कठिनाई स्तर का सूत्र है प्यारे विद्यार्थियों, और इसी सूत्र का प्रयोग करके हम कठिनाई स्तर या डिफिकल्टी वैल्यू का मान निकालते हैं। और यह ध्यान रखिएगा कि जो कठिनाई स्तर का मान आता है वो हमेशा परसेंट में आता है, प्रतिशत में आता है। प्यारे विद्यार्थियों, छठा स्टेप हो गया कठिनाई स्तर की गणना करना। इसी तरह प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट स्टेप इज द इवैल्यूएशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पावर या विभेदन क्षमता गुणांक की गणना करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो विभेदन क्षमता गुणांक है उसकी गणना करने के लिए हमारे पास फार्मूला है जो आपके सामने है। डिस्क्रिमिनेशन पावर इज इक्वल टू RH माइनस RL बाई n, अर्थात डिस्क्रिमिनेशन पावर या विभेदन क्षमता गुणांक बराबर RH माइनस RL बटा n, RH माइनस RL बाई n। और इस सूत्र का प्रयोग करके हम सभी लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पावर या विभेदन क्षमता गुणांक की गणना कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमें ध्यान रखना है कि जो विभेदन क्षमता गुणांक का मान आएगा वो हमेशा डेसिमल में आता है, दशमलव में आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो थे आइटम एनालिसिस या पद विश्लेषण के 7 चरण, और इन 7 चरणों का प्रयोग करके हम प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है उसकी जो है मनोमिति गुणों की जांच कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो कठिनाई स्तर होता है, हमने आपको पहले भी बताया कि कठिनाई स्तर का मान प्रतिशत में आता है। किसी प्रश्न के लिए कठिनाई स्तर का मान जितना अधिक होता है, प्रश्न उतना ही अधिक कठिन होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग मान लें कि हमारे पास 3 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, जिसके लिए यदि हमारे पास जो कठिनाई स्तर है या डिफिकल्टी वैल्यू का जो मान है, पहले के लिए है 70%, दूसरे के लिए है 75% और तीसरे के लिए है 45%। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपसे बताया कि कठिनाई स्तर का मान जितना अधिक होगा, प्रश्न उतना ही अधिक कठिन होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर यदि हम तीनों प्रश्नों की तुलना करें तो यहाँ पर जो सबसे अधिक कठिन प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि इसका डिफिकल्टी वैल्यू क्या है, 75%। और इसी तरह जो सबसे सरल प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका डिफिकल्टी वैल्यू क्या है, 45%। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो डिफिकल्टी वैल्यू होता है, कठिनाई स्तर होता है, उसका जो मान होता है वो प्रतिशत में होता है, और उसका मान जितना अधिक होता है वह प्रश्न उतना ही अधिक कठिन होता है।
प्रिय विद्यार्थियों, जो डिफ़िकल्टी वैल्यू है वो उसका मान जो है यदि 50% होता है, अर्थात जो 50% कठिनाई स्तर वाले प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लोग अच्छा प्रश्न मानते हैं, इसको अधिक अच्छे प्रश्न माने जाते हैं, क्योंकि इनका जो कठिनाई स्तर होता है वो क्या होता है, ये औसत कठिनाई स्तर वाले प्रश्न होते हैं। अर्थात 50% कठिनाई स्तर वाले प्रश्न अधिक अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये औसत स्तर वाले प्रश्न होते हैं। और हम अपने परीक्षण के लिए औसत कठिनाई स्तर वाले प्रश्नों का ही चयन करते हैं, और उसके लिए यदि हमको जो है 50% कठिनाई स्तर वाले प्रश्नों मिल जाएं तब तो द बेस्ट है, और यदि नहीं मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, 40% से लेकर के 60% कठिनाई स्तर वाले प्रश्नों का चयन करते हैं। अर्थात हम ऐसे प्रश्नों को सेलेक्ट करते हैं जिनका जो मान है डिफ़िकल्टी वैल्यू का वो 40% से लेकर 60% के बीच में है, और ऐसे प्रश्न जिनकी डिफ़िकल्टी वैल्यू जो है 40% से कम या 60% से अधिक है, ऐसे प्रश्नों को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न या तो बहुत अधिक सरल प्रश्न होते हैं या तो बहुत अधिक कठिन प्रश्न होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने परीक्षण में औसत कठिनाई स्तर वाले प्रश्नों का चयन करते हैं, अर्थात ऐसे प्रश्नों का चयन करते हैं, ऐसे प्रश्नों को सेलेक्ट करते हैं जिनका जो डिफ़िकल्टी वैल्यू होता है, कठिनाई स्तर का मान होता है, वो 40% से लेके 60% के बीच में हो। इसी तरह प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग विभेदन क्षमता की बात करते हैं तो हमने आपको बताया ही पहले कि जो डिस्क्रिमिनेशन पावर होता है, विभेदन क्षमता होता है, इसका जो मान होता है ये डेसिमल में आता है, दशमलव अंक में आता है, और विभेदन क्षमता का मान यह बताता है कि वह जो है श्रेष्ठ छात्र और कमजोर छात्र में कितना डिफ्रेंसिएशन कर पा रहा है। विभेदन क्षमता का मान जितना ही अधिक होता है, हम प्रश्न को उतना ही अधिक अच्छा कहते हैं। प्रश्न को उतना अधिक अच्छा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह प्रश्न जो है कमजोर छात्र और श्रेष्ठ छात्र में या अच्छे बच्चों में और कमजोर बच्चों में उतना ही अधिक विभेद कर पा रहा है, उतना ही अधिक अंतर कर पा रहा है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, हम ऐसे प्रश्नों को रखने का प्रयास करते हैं जिनका जो विभेदन क्षमता का मान क्या हो, 0.50 हो या इससे अधिक हो। अर्थात 0.50 या इससे अधिक के डिस्क्रिमिनेशन पावर वाले प्रश्नों को हम रखने का प्रयास अपने परीक्षण में करते हैं। परंतु यदि मान लीजिए कि हमारे पास जो है 0.50 या इससे अधिक कठिनाई स्तर वाले, इससे अधिक विभेदन क्षमता वाले प्रश्न उचित मात्रा में नहीं है, तो हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं और हम सामान्यतः क्या करते हैं, 0.30 या इससे अधिक विभेदन क्षमता वाले प्रश्नों को आवश्यकता अनुसार अपने परीक्षण में रखते हैं। और प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, हम ऐसे प्रश्नों को रिजेक्ट कर देते हैं जिनका डिस्क्रिमिनेशन पावर 0.30 से भी कम होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 0.30 से जो कम विभेदन क्षमता वाले प्रश्न होते हैं, इनको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, अस्वीकृत कर देंगे, छोड़ देंगे। और यदि मान लीजिए कि हमारे पास फिर भी प्रश्नों की संख्या पूरी नहीं हो रही है, तो हम ऐसे प्रश्नों में आवश्यकता अनुसार सुधार करेंगे और उसमें उसकी फिर से जो है हम रिवीजन करते हैं, फिर से उसकी हम जांच करते हैं और उसके उपरांत देखते हैं कि क्या हमारे प्रश्न उचित हैं, क्या उसका डीपी सही है, उचित है, डीवी सही है, और उसके बाद ही हम फिर से उस प्रश्न को परीक्षण में शामिल करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि हम ऐसे प्रश्नों का चयन करेंगे जिसका डिफ़िकल्टी वैल्यू या कठिनाई स्तर 40% से लेकर के 60% के बीच में हो, और जिसका डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है क्या हो, 0.30 या उससे अधिक हो। जब ऐसे ही प्रश्नों का हम चयन अपने परीक्षण के लिए करते हैं। फिर विद्यार्थी, एक बात आ रही है कि यदि मान लीजिए कि जितना प्रश्न हमें चाहिए, मान लीजिए कि हमने 200 प्रश्नों का निर्माण किया और हमको अपने परीक्षण में 100 प्रश्न चाहिए, परंतु आइटम एनालिसिस के बाद हमारे पास सिर्फ मात्र क्या है, 95 प्रश्न बच जाते हैं। अर्थात 200 प्रश्नों का हमने निर्माण किया और आइटम एनालिसिस करने के बाद हमारे 95 प्रश्न ही हमारे पास बचे, 100 प्रश्न कट गए और हमको 100 प्रश्न चाहिए। तो ये जो 5 प्रश्न जो बच रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, इन 5 प्रश्नों के लिए हम क्या करेंगे, जो 5 प्रश्न ज़्यादा उपयुक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, उन 5 प्रश्नों का हम क्या करेंगे, रिवीजन करते हैं, आइटम रिवीजन या प्रश्न सुधार करते हैं। अर्थात ऐसे प्रश्नों में हम सुधार करते हैं जिन प्रश्नों में सुधार की
कम ज़रूरत है और ऐसे प्रश्नों का हम सुधार करके फिर क्या करते हैं, उनकी हम पुनः जांच करते हैं, फिर से आइटम एनालिसिस की प्रक्रिया को अपनाते हैं और उसके उपरांत हम जब वे आइटम एनालिसिस पे सही पाए जाते हैं, जब उनका डीपी और डीबी उपयुक्त होता है, फिर ऐसे प्रश्नों को हम अपने परीक्षण में शामिल कर लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न सुधार के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि पद विश्लेषण से प्राप्त आंकड़ों की सहायता से आवश्यक प्रश्नों में हम संशोधन करते हैं या करेक्शन करते हैं और संशोधन के उपरांत संशोधन करने के बाद ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, उसकी हम पुनः जांच करते हैं, अर्थात ऐसे प्रश्नों की हम फिर से जो है ट्राई आउट स्टेज में जाते हैं, फिर से उनका हम मूल्यांकन करते हैं, फिर से उसके हम आइटम एनालिसिस करते हैं और आइटम एनालिसिस करने के उपरांत जब ये प्रश्न जो है उपयुक्त पाए जाते हैं तो उन प्रश्नों को हम अपने परीक्षण में शामिल कर लेते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न सुधार या आइटम रिवीजन की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के तहत ही यदि हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम अपने परीक्षण के निर्देश में, अर्थात इंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट में या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वेश्चंस, अर्थात जो हमारे परीक्षण के प्रशासन के तरीके होंगे, परीक्षण के जो निर्देश होंगे या जो प्रश्नों के विकल्प हैं, यदि उसमें आवश्यकता है तो आवश्यकता अनुसार उसमें भी हम रिवीजन करते हैं या आवश्यकता अनुसार उसमें भी हम संशोधन इसी चरण में कर लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो रहा आपका आइटम एनालिसिस एंड आइटम रिवीजन का स्टेप, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चरण था। प्यारे भाई और बहनों, अब जो सेलेक्टिंग द आइटम्स था, प्रश्नों का चयन था, इसमें हमने आपको बताया कि आइटम एनालिसिस करने के उपरांत ही हम जो है प्रश्नों का चयन करेंगे, ऐसे प्रश्नों का चयन करेंगे जो है तकनीकी विशेषताओं के मापदंड पे खरे पाए जाते हैं, उनको हम जांच स्तर अर्थात ट्राई आउट स्टेज से गुजारते हैं, प्री ट्राई आउट स्टेज और उसके बाद एक्चुअल ट्राई आउट स्टेज से गुजारते हैं, उसकी डीपी और डीवी की गणना करते हैं और उसके उपरांत ही हम जो है प्रश्नों का चयन करते हैं। अब प्यारे विद्यार्थी, जब हमारे प्रश्नों का चयन हो गया फाइनल रूप से, तो हम क्या करेंगे, अपने परीक्षण का एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते हैं और फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पद विश्लेषण के उपरांत जो हमारे पास बचे हुए चयनित प्रश्न होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, पुनः व्यवस्थित करते हैं, उनको हम फिर से रीअरेंज करते हैं, क्योंकि बीच बीच में कई प्रश्न जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, तो हम फिर क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हम रीऑर्गेनाइज करेंगे, रीअरेंज करेंगे, अर्थात जो बचे हुए प्रश्न होते हैं, जो सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं, रिमेनिंग सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के उपरांत प्यारे विद्यार्थियों, जो परीक्षण के अंतिम रूप से जो प्रशासन निर्देश तथा अंकन के संबंध में जो भी निर्णय होता है उसका हम लोग फाइनल डिसीजन लेते हैं, अर्थात प्रशासन निर्देशन तथा अंकन संबंधी अंतिम निर्णय लिया जाता है। अंतिम निर्णय को सुनिश्चित किया जाता है कि परीक्षण का मापन, परीक्षण का प्रशासन कैसे किया जाएगा, परीक्षण के संबंध में निर्देश क्या होंगे और परीक्षण का मूल्यांकन कैसे होगा, उसका अंकन कैसे होगा, उसकी एनालिसिस कैसे की जाएगी, इन सब के बारे में हम फाइनल डिसीजन लेते हैं। और फाइनल डिसीजन लेने के उपरांत प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा परीक्षण का मुख्य पृष्ठ होता है, अर्थात जो हमारा टेस्ट बन के तैयार हुआ, इसका जो कवर पेज होगा, कवर पेज पे हम क्या करते हैं, परीक्षण का नाम लिखेंगे, उसका जो निर्माता और प्रकाशक है उसका भी नाम हम यहाँ पे लिखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा टूल बन के तैयार हुआ, टेस्ट या परीक्षण बन के तैयार होता है, उसके मुख्य पृष्ठ पे हम क्या करते हैं, उसके मुख्य पृष्ठ पे हम परीक्षण का नाम और साथ ही साथ उसके निर्माता का नाम और निर्माता के साथ साथ हम जो पब्लिशर्स होता है, जो प्रकाशक होता है, उसका भी नाम लिखते हैं। और प्यारे साथियों, उसी कवर पेज के ऊपर हम प्रयास करते हैं कि जो हमारा विषयी है, प्रयोज्य है, जिसके ऊपर हम परीक्षण का प्रशासन करेंगे, उसको भी थोड़ा सा जगह दिया जाता है जहां पर वह जो है अपना नाम और अपनी विस्तृत जानकारी लिख सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, विषय के नाम एवं उसकी विस्तृत जानकारी है तो मुख्य पृष्ठ पर जगह देनी चाहिए। और यदि मान लीजिए कि मुख्य पृष्ठ पर जगह नहीं बचता है तो इसके अंदर वाला जो पेज होता है जहां पर निर्देश दिए गए होते हैं, उसी निर्देश के जस्ट नीचे हम क्या करेंगे, छात्रों के लिए स्पेस देंगे जहां पर छात्र जो है अपना नाम और अपने से संबंधित सारी डिटेल, अपनी विस्तृत जानकारी वहां पर भरेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमको क्या करना है कि परीक्षण का अंतिम या फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते समय
प्रश्नों को रीऑर्गेनाइज कर लेना है, रीअरेंज कर लेना है, उसके प्रशासन, निर्देशन और अंकन संबंधी फाइनल डिसीजन कर लेने हैं। और जो प्रश्न या परीक्षण है, परीक्षण के ऊपर हमको जो है परीक्षण का नाम, परीक्षक निर्माता का नाम और साथ ही साथ जो पब्लिशर है उसका नाम लिखना है और प्रयास करना है कि उसी पेज, कवर पेज पर ही विषयी का नाम और उसके लिए उसके डिटेल्स के लिए जगह हो। अगर वहाँ जगह नहीं बचता है तो जो नेक्स्ट पेज होगा उसके आगे वाला पेज होगा, तो उस पेज पर हम क्या करते हैं, विषयी का नाम और उससे डिटेल्स भरने के लिए निर्देश के बाद थोड़ा सा जगह स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। प्यारे विद्यार्थी, इसके बाद अगला स्टेप आता है, दैट इज द इवैल्यूएशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेस्ट, दैट इज परीक्षण का मूल्यांकन एवं मानकीकरण करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, परीक्षण का मूल्यांकन और परीक्षण का इवैल्यूएशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन करना, परीक्षण का मूल्यांकन करना और उसका प्रमापीकरण करना। तो प्रमापीकरण कैसे करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, मूल्यांकन कैसे करेंगे? प्यारे साथियों, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि परीक्षण का जो मूल्यांकन है, परीक्षण का मूल्यांकन करने के लिए जो परीक्षण की जो तकनीकी विशेषताएं होती हैं, उन्हीं तकनीकी विशेषताओं के आधार पर परीक्षण की जांच की जाती है, परीक्षण का मूल्यांकन किया जाता है। क्या क्या तकनीकी विशेषताएं होती हैं प्रिय विद्यार्थियों? वे तकनीकी विशेषताएं होती हैं रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, परीक्षण की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, परीक्षण की वैधता एंड नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट, अर्थात परीक्षण के मानक क्या होते हैं, इनका निर्धारण किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको पहले भी बताया है कि रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता से अभिप्राय है कि जो परीक्षण के परिणाम आ रहे हैं उनमें कितनी कंटिन्यूटी है, अर्थात यदि हम परीक्षण को एक ही प्रयोज्य के ऊपर, एक ही सैंपल के ऊपर बार बार प्रशासित करें तो उसके जो परिणाम आ रहे हैं उसमें जो है कितनी निरंतरता है, कितनी कंटिन्यूटी है, अर्थात यदि जो है परीक्षण का परिणाम बार बार एक ही तरह का आ रहा हो तो ऐसे परीक्षण को हम क्या कहेंगे, रिलायबल या विश्वसनीय परीक्षण कहते हैं। इसी तरह प्यारे विद्यार्थियों, जो वैधता होता है, वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट होता है, वैलिडिटी या वैधता बताती है कि कोई परीक्षण जो है जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है, क्या वह उन उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमने अचीवमेंट टेस्ट के लिए परीक्षण बनाया है, तो क्या परीक्षण वास्तव में अचीवमेंट संप्राप्ति या उपलब्धि का ही उपलब्धि की ही गणना कर रहा है, उपलब्धि का ही जांच कर रहा है या किसी अन्य चीज़ की जो है गणना कर रहा है। या फिर यदि मान लीजिए कि हम एप्टीट्यूड या एटीट्यूड या इंटरेस्ट जानने के लिए, क्रिएटिविटी जानने के लिए परीक्षण का निर्माण किए हैं, तो क्या परीक्षण जो है उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, एप्टीट्यूड या क्रिएटिविटी की जाँच कर रहा है या उसमें किसी अन्य प्रकार के प्रश्न सम्मिलित हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट होता है, वैलिडिटी या वैधता बताता है कि परीक्षण का निर्माण जिन उद्देश्यों के लेकर के किया गया है, क्या जो है परीक्षण उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए जो है हम लोग परीक्षण की वैलिडिटी या वैधता का निर्धारण करते हैं। और साथ ही साथ अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट इज नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट, या परीक्षण के मानक का निर्धारण करना। तो परीक्षण के मानक का निर्धारण करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों, हम यह निर्धारित करते हैं कि जो हमारा परीक्षण है वो किस कक्षा के लिए बनाया गया है, किस आय समूह के बच्चों के लिए बनाया गया है, अर्थात किन छात्रों या किस आय समूह के लिए हम इस परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी पॉपुलेशन क्या हो सकती है, हमारी जनसंख्या क्या हो सकती है, हमारे सैंपल या प्रतिनिधि प्रतिदर्श क्या हो सकते हैं, हम किन सैंपल या किन पॉपुलेशन के लिए इस परीक्षण का निर्माण किए हैं, किन छात्रों के ऊपर या किस जनसंख्या के ऊपर हम परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब का निर्धारण जो है नॉर्म्स के द्वारा होता है। जब हम नॉर्म्स का या मानक का निर्धारण करते हैं तो वहाँ से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी परीक्षण का प्रयोग किसके ऊपर करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो हो गया परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता तथा मानक का निर्धारण। और प्यारे विद्यार्थियों, जो परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता और मानक का निर्धारण होता है, इसकी कई विधियां होती हैं। तो हम अपने परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता और मानक की गणना करने के लिए, उसको निकालने के लिए हमारे जो परीक्षण की उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव या नेचर ऑफ द टेस्ट है, अर्थात परीक्षण के उद्देश्य में प्रकृति है, उसी ऑब्जेक्टिव एंड नेचर के अकॉर्डिंग, अर्थात अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट, वी चूज द मेथड्स ऑफ वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड नॉर्म्स। अर्थात अन्य शब्दों में यदि हम लोग कहें तो विश्वसनीयता, वैधता और मानक की गणना करने के लिए हम अपने परीक्षण की ऑब्जेक्टिव और नेचर, अर्थात उसके उद्देश्य एवं प्रकृति के अनुसार ही जो सही विधि होता है उसके अकॉर्डिंग
उसका हम सिलेक्शन करते हैं और उन्हीं विधियों का प्रयोग करके हम अपने परीक्षण की विश्वसनीयता वैधता की गणना करते हैं, उनके मानकों का निर्धारण करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद आता है आपका अंतिम चरण, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल ऑफ द टेस्ट, परीक्षण निर्देशिका का निर्माण करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल ऑफ द टेस्ट या परीक्षण निर्देशिका तैयार करना, यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है, यह भी महत्वपूर्ण चरण है, महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा परीक्षण बन के तैयार हो रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल जो है इस पुस्तिका या मैनुअल में रहती है और उस मैनुअल को हम लोग तैयार करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो परीक्षण की निर्देशिका होती है या मैनुअल ऑफ द टेस्ट होता है, यह वह पुस्तिका होती है जिसमें परीक्षण के मनोमितिक गुणों या साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जैसे विश्लेषण संबंधी जानकारी, विश्वसनीयता गुणांक, वैधता गुणांक, मानक, प्रशासन संबंधी निर्देश, फलांकन निर्देश आदि परीक्षण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा मैनुअल ऑफ द टेस्ट होता है, परीक्षण निर्देशन पुस्तिका होती है, वह एक प्रकार की पुस्तिका होती है जिसमें जो है परीक्षण से संबंधित जितने भी गुण होते हैं उसके जो भी साइकोलॉजिकल या साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती है, मनोमितिक गुण होते हैं, जैसे उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है, उसके नॉर्म्स क्या हैं, उसके विश्लेषण एनालिसिस कैसे करेंगे, जनरलाइजेशन कैसे करेंगे, उसका रिलायबिलिटी कोफिशिएंट क्या है, वैलिडिटी कोफिशिएंट क्या है, उसके नॉर्म्स क्या क्या है, उनका हम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसमें इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, और साथ ही साथ जब परीक्षण के उपरांत हम छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसकी स्कोरिंग कैसे करेंगे, उनका अंकन या उसका फलांकन कैसे करेंगे, और उसके बाद जो है हम एनालिसिस कैसे करेंगे, उसका सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन कैसे करेंगे, इन सब के बारे में पूरा का पूरा डिटेल कहाँ होता है, पूरा का पूरा डिटेल हमारे मैनुअल में होता है। तो इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी व्यक्ति जो है जो परीक्षण निर्देशिका या टेस्ट मैनुअल होता है उसकी सहायता से परीक्षण से संबंधित पूरी जानकारी या सभी जानकारियों को प्राप्त कर सकता है। कहने का अभिप्राय यह है प्यारे विद्यार्थियों कि यदि किसी भी परीक्षण के बारे में आपको पूरी उसकी डिटेल्स चाहिए कि वो परीक्षण किसके लिए बनाया गया है, उसका प्रशासन कैसे करेंगे, उसके लिए हम सैंपल क्या हो सकता है, पॉपुलेशन क्या हो सकता है, प्रशासन कैसे होगा, उसका मूल्यांकन कैसे होगा, स्कोरिंग कैसे होगा, एनालिसिस कैसे होगा, जनरलाइजेशन कैसे होगा, उसका रिलायबिलिटी कोफिशिएंट क्या है, वैलिडिटी कोफिशिएंट क्या है, इन सब के बारे में यदि हमको जानना है तो हमें किसी भी परीक्षण के मैनुअल को पढ़ना पड़ेगा, उसके मैनुअल को देखना पड़ेगा, उसकी निर्देशिका को देखना पड़ेगा और उसकी निर्देशिका की सहायता से हम परीक्षण की संबंधित सभी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो परीक्षण पुस्तिका होती है इसको हम लोग परीक्षण निर्देशिका या टेस्ट मैनुअल का भी नाम देते हैं, इसको हम लोग टेस्ट मैनुअल भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो टेस्ट मैनुअल होता है इसमें परीक्षण से संबंधित पूरी विस्तृत जानकारी होती है, अर्थात पूरा डिटेल जितना भी होता है टेस्ट का, परीक्षण का, टूल्स का, वो सारी की सारी जानकारी इसी टेस्ट मैनुअल में या परीक्षण निर्देशिका में होती है। परीक्षण का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, उसका अंकन कैसे किया जाएगा, उसका एनालिसिस या विश्लेषण कैसे किया जाएगा, इन सब के बारे में पूरी डिटेल जानकारी, विस्तृत जानकारी कहाँ होती है, टेस्ट मैनुअल में होता है। और उसमें यह भी होते हैं कि हमको जो है निर्देश कैसे देने हैं, और जो परीक्षण के निर्देश कैसे देने हैं, परीक्षण की एनालिसिस कैसे करनी है, परीक्षण का जनरलाइजेशन कैसे करना है, सारी डिटेल्स जो है टेस्ट मैनुअल में होता है। और टेस्ट मैनुअल में जो भी बातें बताई गई हैं, जो भी उसमें टेस्ट के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं, उन निर्देशों का अनुपालन करके जो है हम परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई जो है जिसको सामान्य जानकारी है परीक्षण के प्रशासन की, वह व्यक्ति जो है, वह रिसर्चर या वह अध्यापक या वह जो है मनोवैज्ञानिक जो है टेस्ट मैनुअल का अवलोकन करके, टेस्ट मैनुअल के पढ़ के, टेस्ट मैनुअल से किसी भी टेस्ट की पूरी जानकारी लेकर के उस टेस्ट का प्रयोग कर सकता है। इसीलिए टेस्ट मैनुअल का निर्माण किया जाता है, जिससे कि परीक्षण निर्देशिका या टेस्ट मैनुअल का प्रयोग करके उसकी सहायता से परीक्षण से संबंधित सभी जानकारियों को कोई भी व्यक्ति जान सके, उसको प्राप्त कर सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज की कक्षा में हम सभी लोगों ने अचीवमेंट टेस्ट के स्टैंडर्डाइजेशन और कंस्ट्रक्शन के बारे में अध्ययन किया।
हम लोगों ने देखा कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट एंड स्टैंडर्डाइज द अचीवमेंट टेस्ट, अर्थात संप्राप्त परीक्षण या उपलब्ध परीक्षण का हम निर्माण कैसे करेंगे और उसका प्रमापीकरण कैसे करेंगे। इसके जितने भी चरण होते हैं सभी चरणों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया। उसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, परीक्षण कैसे योजना बनाएंगे, फिर हम प्रश्नों की रचना कैसे करेंगे, प्रिपेयरिंग ऑफ द आइटम्स, फिर हमने जो प्रश्नों की रचना कर ली उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, सिलेक्टिंग द आइटम्स कैसे होगा, प्रश्नों का चयन कैसे होगा, फिर हम लोगों ने आइटम एनालिसिस किया, पद विश्लेषण किया, उसमें हमने जो है डिफिकल्टी वैल्यू, डिस्क्रिमिनेशन पावर के बारे में देखा। फिर हम लोगों ने अपने जो भी हमारा टेस्ट था, परीक्षण था, उसकी ड्राफ्ट बनाई, उसका फाइनल ड्राफ्ट बनाया। फिर हम लोगों ने उसका मूल्यांकन किया, इवैल्यूएटिंग द टेस्ट, परीक्षण का मूल्यांकन किया, जो परीक्षण के साइकोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दैट इज रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, इनके आधार पर हमने परीक्षण का मूल्यांकन करना सीखा। और अंत में हम लोगों ने एक परीक्षण पुस्तिका, निर्देशिका या टेस्ट मैनुअल को कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या डिटेल होता है, इसके बारे में अध्ययन किया। तो प्यारे विद्यार्थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप सभी जो है संप्राप्त परीक्षण के कंस्ट्रक्शन और उसके स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में पूरी तरह से अवगत हो गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको कोई समस्या है इस टॉपिक में, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप कमेंट में जाकर के अपनी समस्या को वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव को भी कमेंट के द्वारा हम तक पहुँचा सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा जो कमेंट करिए और कमेंट से जो है हमारे पास आपके संदेश मिल जाएंगे, उसका हम जवाब देंगे, आपके प्रश्नों का समाधान किया जाएगा, आपके जो बहुमूल्य सुझाव होंगे उनका अनुपालन किया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चल सके। साथ ही साथ आप वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिए, आप अपने बहुमूल्य सुझाव दीजिए। और साथ ही साथ जिन भाइयों और बहनों ने, जिन प्यारे विद्यार्थियों ने, जिन प्रिय साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियोज समय से उपलब्ध हो जाएं, आप समय से उसको देख पाएँ, आपको वीडियो से रिलेटेड आपको जानकारी भी मिल सके, नोटिफिकेशन भी मिल सके, और साथ ही साथ आपका अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। आल्सो प्रेस द बेल आइकन ऑल। तो प्यारे भाइयों, प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद।